हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज की मुलाकात में आपका। और आज बहुत विशेष मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये इतना विशेष मुद्दा है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत बेहतर लाभ ये देने वाला है। आज जो बातचीत मेरी होगी, आपके जेआईबी एग्जामिनेशन 2024 के लिए चर्चा हो रही। चर्चा क्या होने वाली है, आपके जेआईबी एग्जामिनेशन में इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पहला ही पेपर है। और हम दोनों मिलकर आज ये बातचीत करेंगे और ये चर्चा करेंगे। साथ के साथ इसमें कोशिश भी ये होगी कि कैसे इस बार 2024 के जेआईबी एग्जामिनेशन में इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पेपर आप पहले अटेम्प्ट में कम से कम 60 नंबर लेके पास करें। क्लियर है। तो आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कौन से टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए ताकि प्रयास कम लगे और मार्क्स बहुत अच्छे आपके आ जाएं। और मेरा ये वायदा है, जिस तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे, अगर आप उस पर ठीक से काम कर रहे हैं तो मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं इस चैनल से कि आपका बहुत इत्मीनान से ये पेपर क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ क्लियर नहीं होगा बल्कि कम से कम 60 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। 60 मार्क्स तो आपके आ जाएंगे, 60 से ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि इस बार जो अक्टूबर में पेपर हुआ है, ऐसा कैंडिडेट के साथ हुआ कि 60 प्लस मार्क्स उन्होंने लिया है, पहले अटेम्प्ट में लिया है और एक बार में पेपर को क्लियर किया हुआ है। इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जबरदस्त रिजल्ट रहा। आप इस चैनल पे जाएं, जो भी टेस्टिमोनी पड़ी उसको आप देखें, जो भी कैंडिडेट्स ने लिखा हुआ आप उसको देखें, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि कैसे प्रिपरेशन की है उन लोगों ने और कितना बेहतर रिजल्ट रहा है। तो मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि मजेदार आपका रिजल्ट होगा। बस आप साथ में बने रहिए, प्रिपरेशन लगातार करते रहिए, समय आपको देना पड़ेगा। बातचीत हम लोग कर रहे हैं 2024 के जेआईबी एग्जामिनेशन के पहले पेपर इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बेहतर प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है। शुरू करें फिर आज की चर्चा। बहुत इत्मीनान से समझिएगा, सारी बात आज आपके साथ होने वाली है। इस पेपर में इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कैसे हम लोग इस पेपर को इजीली क्लियर कर सकते हैं। देखिए, आपके 4 सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, ठीक है साहब। 4 सब्जेक्ट में से जो पहला पेपर है वो है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। 4 मॉड्यूल में बटा हुआ ये पूरा सिलेबस होगा इस पेपर के लिए। सारे के सारे पेपर आपके 4 मॉड्यूल में बटे हैं। ये भी पेपर आपका 4 मॉड्यूल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मॉड्यूल ए बी सी डी, ये 4 मॉड्यूल हैं, जिनमें से ये वाले जो आपके जो मॉड्यूल है, यानी जो पहले 2 मॉड्यूल हैं, ये आपके इंडियन इकोनॉमी के हैं। क्योंकि अगर आप पेपर पर ध्यान दोगे तो पेपर किसका है, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। तो मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी यानी इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, इसमें थोड़े टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे फाइनेंस के, लेकिन ये पूरे के पूरे इंडियन इकोनॉमी के और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें। बहुत कठिन इकोनॉमी इसमें नहीं रखी गई है। इत्मीनान से पेपर को आप पढ़ेंगे, बहुत आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। बल्कि अगर मेरे किसी मित्र का बैकग्राउंड बीकॉम का या इकोनॉमिक्स का रहा तो उसके लिए पेपर और भी आसान हो जाता है। सामान्य जानकारी इन दोनों में रखी गई है। आपके जो बाकी के 2 मॉड्यूल हैं, यानी जो मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी है, ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का है, जिसमें मॉड्यूल सी आपको इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर मिलेगा और जो लास्ट मॉड्यूल है आपका वो मिलेगा फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का होता है। आपको ये बात पता है कि 50% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप एक बार में क्लियर करते हैं तो आपको कुल एग्रीगेट 50% लाना होता है। अगर पेपर की मैं बात करूं तो अलग अलग पेपर में भी आपको 50% लाना होता है, लेकिन वहां 45% मार्क्स का मामला आ जाता है जब आप 1 गो में क्लियर करते हैं। उस केस में भी आपको 50% लाना होगा, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और उस पर कई सारे मेरे मित्रों ने चर्चा की भी हुई है। आप पहले अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर करने की कोशिश करें। मैं सारे पेपर की बात कर रहा हूं, 4 के 4 जो आपके पेपर, आप सबके सब पहले अटेम्प्ट में अगर कोशिश करेंगे, पहले अटेम्प्ट में अगर आप क्लियर करेंगे तो आपके एग्रीगेट 50%, यानी अगर कुल मैं बात करूं तो 400 नंबर का 4 पेपर आपका होने वाला है। 200 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। जिनमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें अगर आप 45% मार्क्स लाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको एग्रीगेट 50% लाना होगा। खैर वो बात का मुद्दा है। क्लियर है। तो ये 4 मॉड्यूल में आपका इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पेपर बटा हुआ है। मैं आपके साथ इस चैनल पर इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के साथ लगातार बना रहूंगा। और मैं आपसे वायदा कर रहा हूं, आप देखिए, अगर लगातार बने हैं इस चैनल पे, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की सारी समस्या मुझे दे दीजिए। मैं आपसे वायदा कर रहा हूं ये पेपर आपको बहुत ईजिली निकल जाएगा। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना होगा, क्योंकि अंततः पेपर आपको देना है। क्लियर है। तो पहले सिलेबस पर बात कर लेते हैं, फिर बात मैं आपसे ये भी करूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस बार जो अक्टूबर में पेपर हुआ, इसके पहले 2023 में मई में जो पेपर हुआ था, उसमें कहां से क्वेश्चन ज्यादा बने हैं, कैसे आपको क्वेश्चंस कवर करने हैं, क्या नेचर होगा क्वेश्चंस का, कैसे आप उसे ग्रैप करोगे, ये सारी चर्चा आज हम लोगों की होने वाली। तो ओवरऑल आपका ये 4 मॉड्यूल है जो आपको इस पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। अब एक एक करके हर मॉड्यूल के हर यूनिट्स पर बातचीत कर लेते हैं। मॉड्यूल डी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है 2023 में, क्योंकि आपको पता है 2023 में पैटर्न चेंज हुआ है। तो अब तो अभी हाल फिलहाल में पैटर्न चेंज होने का ऐसा कोई संभावना दिख नहीं रहा है, लेकिन अब आईआईबीएफ निर्णय वो लेने वाली संस्था है, वो क्या निर्णय लेगी ये मैं यहां से खड़े होकर नहीं कह सकता हूं।
हूं, लेकिन अभी कम से कम सिलेबस में चेंज होने की संभावना बहुत कम है, इसलिए अगर एक बार आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर स्थिति में आप पहुंचेंगे। क्लियर है? तो एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। मॉड्यूल ए और बी इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है, जबकि मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। मॉड्यूल ए पर पहले बात करूं, मैं अभी आपको क्लियर कर दूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए लास्ट के 2 मॉड्यूल हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट मॉड्यूल की बात करूं, अभी इंडिविजुअल यूनिट की बात ना करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आपके मॉड्यूल डी और सी होंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल डी, देन मॉड्यूल सी। तो अब मैं आपको यह सलाह नहीं दूंगा कि आप मॉड्यूल डी से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अभी आपका पेपर है मई जून 2024 में। क्लियर हो गई इतनी बात? मई के लास्ट के आसपास होगा ये पेपर शुरू हो जाएगा, तो मैं मई जून 2 ये महीने मान के चल रहा हूं, क्योंकि आपका मिड जून तक आपका ये पेपर खत्म हो जाता है। तो मई जून अभी आपके पास मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो कुल 5 से 6 महीने आपके पास हैं। इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि मॉड्यूल डी या इंपॉर्टेंट मॉड्यूल को पहले ना कवर किया जाए। सफिशिएंट टाइम आपके पास, इतना समय कि पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, रिवीजन प्रॉपर कर सकते हैं, एमसीक्यूज प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं, केस स्टडी पर आप ध्यान दे सकते हैं, सब कर सकते हैं। इसलिए मॉड्यूल ए से शुरू करिए अभी। क्लियर है इतनी बात? और सीक्वेंस फॉलो करिए, क्योंकि जो अब पैटर्न आया है, जो आपकी बुक है, उसमें बहुत मॉड्यूल बहुत प्रॉपर रखा गया है। तो आईआईबीएफ ने भी जो सिलेबस डिजाइन किया, बहुत ब्यूटीफुली सिलेबस डिजाइन किया है, महत्वपूर्ण चीजें ही रखी गई हैं, इंपॉर्टेंट सारी चीजें रखी गई हैं। तो आप मॉड्यूल ए से शुरू करें, सीक्वेंस को फॉलो करें। अगर ये पेपर 15 दिन बाद होता, 1 महीने बाद होता, तो मैं कहता मॉड्यूल डी पहले पढ़ लीजिए, फिर मॉड्यूल सी पढ़ लीजिए। अभी मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा। प्रॉपर एक अच्छे विद्यार्थी की तरह मॉड्यूल ए से आप शुरुआत कर सकते हैं। मॉड्यूल ए में क्या क्या टॉपिक है, तो आपको पता है मॉड्यूल ए इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसमें जो स्कोरिंग टॉपिक है, जो आपको कवर करना है, मैं साथ साथ वो भी आपको बताता चल रहा हूं। क्लियर है? चलिए देखते हैं। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग इस बार थी नहीं एग्जामिनेशन में, इसके पहले नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी, बाद में इसको आईआईबीएफ ने हटा दिया है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, ये वायदा तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन संभावनाएं हैं ऐसी। तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से पेपर कठिन हो जाता है। आप इस स्थिति में क्यों पहुंचे? आप इस बार पेपर को क्लियर करने की कोशिश करिए और हो जाएगा, ये मैं आपसे वायदा कर रहा हूं। देखिए क्या क्या है आपका ओवरव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का सिर्फ ओवरव्यू इसमें है, बहुत सामान्य सी बातें लिखी गई हैं। 1991 के रिफॉर्म के विषय में कुछ आप यहां पर पढ़ोगे, उसके बाद क्या चेंजेस हुए ये आप देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी कैसे रिस्पॉन्स करती है, इस पर थोड़ी बहुत बातचीत है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, मैं इंपॉर्टेंट लिखता चल रहा हूं। इसमें क्या क्या आपके लिए, कौन कौन सी यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सामान्य सामान्य सी ही बातें, बहुत कठिन ये यूनिट आपके लिए होने वाली नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सेक्टर से एक क्वेश्चन बनेगा, ये बिल्कुल तय है। तो सेक्टर्स में इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन के लिए जो सेक्टर डिवाइड किए गए, यहां पर आपको कुल 5 सेक्टर आपकी किताबों में देखने को मिलेंगे। सेक्टर मेनली अभी हम लोग 3 पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, या आप जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोला जाता है, सेकेंडरी सेक्टर जिसको इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोला जाता है, टर्सरी सेक्टर जो सेवा क्षेत्र कहलाता है, सर्विस सेक्टर कहलाता है, उसके विषय में जानकारी आप पढ़ने वाले। ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड नीति आयोग, इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग या पंचवर्षीय योजना है, जिसको सामान्य तौर पर हम कहते हैं, वो आप पढ़ने वाले। नीति आयोग के विषय में बातचीत होगी, नीति आयोग इसमें इंपॉर्टेंट है ना? क्लियर है? नीति आयोग इसमें इंपॉर्टेंट, आपको पता है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लाया गया था। उसके विषय में एक सामान्य सी जानकारी है आपके लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि आप बैंकर हैं। प्रायोरिटी सेक्टर आप लोग देखते होंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आप लोग पढ़ते होंगे, प्रायोरिटी सेक्टर इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनने वाला है, और कम से कम यहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। एमएसएमई से 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, महत्वपूर्ण है। इस बार अक्टूबर वाले पेपर में पूछा गया था। क्लियर है? अक्टूबर के पेपर का रिजल्ट पीडब्ल्यू का बहुत जानदार रहा है, जबरदस्त पेपर है। आप जाएं उसको देखें, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे वायदा कर रहा हूं कि आप लगातार सिर्फ बने रहें। सारी समस्या आप मुझे दे दीजिए इस पेपर की, पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको आप इस यूनिट को पढ़ते समय सबसे लास्ट में रखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्लोबलाइजेशन, जब आप इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ते हैं तो आप उसमें एलपीजी पढ़ते हैं, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 का पिलर है ये 3। उस पे ग्लोबलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है, अब सामान्य भाषा में मैं आपसे बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी को दुनिया की बाकी इकोनॉमी के साथ लिंक कर देना, अपने मार्केट को ओपन कर देना, अपने बाजार को खोल देना, अपनी बाउंड्रीज को ओपन कर देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्वतंत्र कर देना, ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन के क्या इंपैक्ट पड़े, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनने वाला है। इसलिए ये आपके लिए क्या है बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जब आप पढ़ेंगे तो ये दोनों एक साथ आप खत्म कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है, घंटे भर में आप इसको इत्मीनान से पढ़ के समाप्त कर देंगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फिर से इंपॉर्टेंट,
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अगर आपका बैकग्राउंड इकोनॉमी का नहीं है, बीकॉम या इकोनॉमी का आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि सामान्य जीवन में सुनने वाले शब्द इसमें नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कठिन है, लेकिन है बहुत आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया की पढ़ते हो और नई वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपको पढ़नी है, क्योंकि अभी जो बुक आई थी उसमें पुरानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी, आपको नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़नी है। इसी में हम लोग एफडीआई और एफपीआई के विषय में भी सामान्य जानकारी लेते हैं। आसान सा मुद्दा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको आप थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लाइमेट चेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, कहां कहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज महत्वपूर्ण टॉपिक है, करंट अफेयर से भी जुड़ा रहता है, इसलिए आपको मॉड्यूल ए में देखना है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, इन सबको पढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अक्टूबर वाले पेपर में खैर यहां से पूछा नहीं गया था, लेकिन इसके पहले वाले एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ इनका सामान्य परिचय है, कैसे काम करते हैं, ये सब बातें दी गई। क्या क्या है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, और कुछ रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशंस के लिए जो संस्था काम करते हैं वो है आसियान है, दक्षेस है, ओपेक है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन। आप देखेंगे टॉपिक थोड़ा बड़ा है, ये है ना, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें यूएनओ के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बना है, अक्टूबर वाले पेपर में भी यहां से क्वेश्चन बना है, इसलिए यहां से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना आपकी है। जहां पर मैंने क्वेश्चन की संख्या नहीं लिखी, वहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। इश्यूज फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए यहां पर क्वेश्चन बनने की एक क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। अब अगर मैं इस पूरे यूनिट की बात करूं, तो ये पूरा यूनिट आपका कितना क्वेश्चन कवर करेगा। अब यहां से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ग्लोबलाइजेशन से 1 या 2 क्वेश्चन यहां से आपके बन सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म से एक क्वेश्चन बनेगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो अगर मैं आपसे कहूं तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, 10 to 15 नंबर यहां से पूछे जा सकते हैं। थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, मैं वायदा नहीं कर रहा हूं यहां से करो कि इतना ही पूछा जाएगा, लेकिन 10% के आसपास आपकी ये यूनिट कवर करेगी। तो ये पहला मॉड्यूल आपका है, ये बहुत बेसिक मॉड्यूल है आपका, क्लियर है। टॉपिक्स क्या है, मैं सिलेबस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोनों की बात आपसे कर रहा हूं। नेक्स्ट अगर हम आते हैं मॉड्यूल बी की तरफ, तो मॉड्यूल बी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से लगभग 20 क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं, क्लियर है, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये मॉड्यूल ए से इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप सीक्वेंस फॉलो करिएगा क्योंकि अपने पास अभी सफिशिएंट टाइम है, क्लियर है। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के विषय में आप देखते हैं क्वेश्चन बना है इस बार, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनेगा, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा ही पूछा जा रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इसी में आप पढ़ते हैं, क्लियर है, इसी में सारा मामला आ जाता है। सप्लाई एंड डिमांड, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सप्लाई एंड डिमांड ये इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन यहां से बनेगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा अगर आपका इकोनॉमी का बैकग्राउंड नहीं है, इकोनॉमी समझने में अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो आप इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। अगर 1 नंबर 2 नंबर, क्योंकि अपने को करना क्या, 50% मार्क्स लाना है, क्लियर है। तो अगर आप ऐसे देखिए, मेरा ये मानना है कि एग्जामिनेशन में अगर मैं एक टॉपिक को छोड़कर 5 टॉपिक कवर कर सकता हूं, तो मैं 5 टॉपिक कवर करने जाऊंगा। अगर मैं 1 मार्क्स को छोड़कर 10 मार्क्स का कोई टॉपिक कवर कर सकता हूं, 2-3 टॉपिक, तो मैं उसको पहले ग्रैब करने की कोशिश करूंगा। यही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए, अगर आप स्ट्रेटेजी बना के प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि आप बैंकर हैं, आपके पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो टाइम का है। आप पब्लिक के साथ डील कर रहे हैं, आप बैंक में काम कर रहे हैं, घर आने के बाद ही आप पढ़ेंगे, पहले ही आप बहुत सारा मानसिक काम बैंक में करके आते हैं, तो उसके बाद आके पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि समय रहते ही आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है, ताकि ये बोझ आपके ऊपर ना आने पाए। आप इत्मीनान से पढ़ें, दिन के 2-3 घंटे भी अगर पढ़ लेंगे, बैंक जाने के पहले 1-1.5 घंटे अगर आप पढ़ाई कर लेंगे, बैंक से आने के बाद 2-2.5 घंटे पढ़ाई कर लेंगे, तो दिन के अगर 3 घंटे अभी आज से हो जाएंगे, तो बहुत इत्मीनान से आपके सारे पेपर निकल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, यहां से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। इन्फ्लेशन से 1 क्वेश्चन बनेगा और मनी सप्लाई से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आपके बनने वाले हैं, 2 से 3 मार्क्स आपके आ जाएंगे। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इसको जरूर पढ़िएगा, इसको बिजनेस साइकिल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस साइकिल से भैया 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को सबसे लास्ट में आप पढ़ेंगे, और अगर इसको ड्रॉप कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये टॉपिक कठिन टॉपिक है, सच में ये कठिन टॉपिक है। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में आप जो है क्लासिकल थ्योरी आप पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा मामला कठिन हो जाता है। उसके बाद आप कुछ न्यू थ्योरीज वगैरह भी पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो बिजनेस साइकिल है ये मुश्किल से 2 से 3 पेज में पूरा टॉपिक खत्म है। आधे घंटे में टॉपिक आप ये खत्म कर देंगे। आसान सा टॉपिक है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब है एक इकोनॉमी के जीवन काल में कुल कितने फेजेस से निकलता है, बिजनेस कितने फेजेस से निकलता है, तो एक्सपेंशन क्या है, पीक क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ट्रफ क्या है, रिकवरी फेज क्या होता है, और उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, कब प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा, जीडीपी का भाई देखा जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट किस में सबसे ज्यादा देखा जाता है,
इकोनॉमी सबसे बुरी दशा में कब होती है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहां से 2 क्वेश्चन बनना है, ये जरूर पढ़िएगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ना भी हो तो बड़ा छोटा सा टॉपिक है भैया, ये बहुत इत्मीनान से आप इसको समाप्त कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी असल में 2 है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी, उसके टूल्स के विषय में आप पढ़ेंगे। फिस्कल पॉलिसी, सरकार का जो बजट होता है वो फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। फिस्कल पॉलिसी में बहुत सामान्य सी बात दी गई है, इसलिए यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी से बन जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके फिस्कल पॉलिसी से बन जाते हैं। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है अक्टूबर वाले पेपर में, तो 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। यूनियन बजट से 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा ना, तो यूनियन बजट में खाली क्या, ये भी छोटा सा टॉपिक है, जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको जल्दी समाप्त हो जाता है। यूनियन बजट में दिया हुआ है कि सरकार की इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू इनकम क्या है, कैपिटल इनकम क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, एफआरबीएम एक्ट वैक्ट थोड़ा सा इसमें आपको देखने को मिलता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर भी आपका मॉड्यूल 1 की तरह अगर आप देखेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन यहां पर आते हैं, और आप यहां से 15 से 20 क्वेश्चन रख सकते हैं। वैसे 10 से 15 क्वेश्चन यहां भी आ सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे यहां पर हो सकता है। क्लियर है? अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल सी आपका, ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत हो रही है। अभी जो 2 मॉड्यूल हम लोगों ने देखे वो था इंडियन इकोनॉमी का, अब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में अगर आप देखोगे भैया तो आपको यहां पर ये मॉड्यूल देखने को मिल रहे हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ओवरव्यू। यहां से भैया 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? देख लीजिएगा। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर में आपको सारे बैंक यहां पर देखने हैं, भारत में जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, फॉरेन बैंक हैं, डिफरेंशिएटेड बैंक हैं जिसमें स्मॉल एंड फाइनेंस बैंक आप पढ़ने वाले हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स आप इसी में पढ़ेंगे, रूरल बैंक्स पढ़ेंगे, प्राइवेट बैंक्स पढ़ेंगे। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 क्वेश्चन अभी मैं यहां से लिख दे रहा हूं। क्लियर है? बैंकिंग लॉज में आपको 2 बैंकिंग लॉज देखने, सामान्य सा परिचय दिया गया, क्योंकि ये पूरा जो एक्ट है, जैसे मैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की बात करूं या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 की बात करूं, तो सामान्य सा यहां पर दिया गया। बाकी जब आप अपना सीआईबी का पेपर देंगे तो ये बीआरबीएल के पेपर में, जो आपका चौथा पेपर होने वाला है बीआरबीएल, उसमें ये विधिवत दिया गया है। लेकिन यहां से भैया 3 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं आपके, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन आपके आराम से यहां से बनेंगे। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए, ये तो पूरी यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं क्या बोलूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है वो इंपॉर्टेंट है। ए और बी में आप थोड़ा सा छाट पीट के अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी अभी समय है, तो इसको मैं तो कहूंगा कि आप इसको पूरा पढ़िएगा। ये 3 टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन 3 टॉपिक्स को आपको देखना ही देखना है। एनबीएफसी से मई वाले पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, अक्टूबर में भी क्वेश्चन पूछा गया। इंश्योरेंस कंपनीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी मॉड्यूल डी में हम लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट पढ़ेंगे भैया। इंश्योरेंस प्रोडक्ट से इस अक्टूबर 2023 अक्टूबर वाले पेपर में 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंश्योरेंस प्रोडक्ट में 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और बहुत आसान आसान से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, यहां से एक एक क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो यहां पे भी आप मान के चलें कि 20 से 25 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जा सकते हैं। तो मान लेते हैं 10-10 क्वेश्चन वहां से हो गए, 20 क्वेश्चन ये हो गए, 20-25 क्वेश्चन यहां पे हो गए, तो इन 3 यूनिट से आपके कुल मिला के 50 से 60 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है साहब? चलिए, अब आ गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, और आपके सारे मॉड्यूल में सबसे बड़ा भी है ये चारों मॉड्यूल में, और ये पूरा का पूरा मॉड्यूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन खूब बनते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, इन दोनों को आप एक साथ पढ़िएगा। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट एक साथ आप पढ़ेंगे। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का सामान्य सा परिचय, तो यहां से अगर मैं आपको देखूं तो यहां से 5 क्वेश्चंस आराम से इन तीनों टॉपिक से 5 से 6-7 क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को आप सबसे अंत में रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है मार्केट, डेट मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसको आप जब इस मॉड्यूल को पढ़िएगा तो मॉड्यूल के अंत में आप इसको पढ़ेंगे। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे बनते हैं। डेरिवेटिव मार्केट में 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। फैक्टोरिंग, फोरफिटिंग, इस बार अक्टूबर में भी, मई में भी खूब सारे क्वेश्चन बने थे, यहां से फैक्टोरिंग फोरफिटिंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। वेंचर कैपिटल भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनाता है आराम से। अच्छा, लीजिंग, हायर परचेस हो गया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो गई, ये आपके छोटे टॉपिक है, इनको आप जल्दी खत्म। देखिए फोरफिटिंग, फैक्टोरिंग, ये यहां पर यूनिट आपको बड़ी दिख रही है, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक है, आराम से पढ़ लेंगे आप इसको।
अब यहां पर एमएसएमई के लिए जो ट्रेड शुरू किया गया था इसको आपको देखना है, करंट अफेयर्स में भी आप इसको लगातार सुनते रहते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड से क्वेश्चन बनेगा, 2 से 3 क्वेश्चन म्यूचुअल फंड से बन सकता है। अब एक क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है भैया। इंश्योरेंस प्रोडक्ट से इस बार 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं। मैं 4-5 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस बार जो अक्टूबर में पेपर हुआ उसमें 4 से 5 क्वेश्चन बने ही बने हैं। आप जाके देखिए इस बार अक्टूबर वाला पेपर उठा के, इंश्योरेंस प्रोडक्ट में सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ पूछा गया है। क्लियर है? पैरा बैंकिंग, और ये आप सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, चूंकि ये सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में आप पढ़ेंगे। पैरा बैंकिंग से 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन यहां पर है। अक्टूबर वाले पेपर में यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, अक्टूबर वाले पेपर में यहां से प्रश्न बना हुआ है। तो अगर इस पूरे मॉड्यूल की मैं बात करूं तो 30 से 35 क्वेश्चन आराम से यहां से बनते हैं, 40 क्वेश्चन तक भी हो सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे। तो ये आपके मॉड्यूल थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको देखना है। क्लियर है? मैं आपसे फिर से कहूंगा, समय है, उचित समय पे तैयारी करिए, क्योंकि आपके पास जो बड़ी समस्या है वो समय की समस्या है, और कोई समस्या आपके पास नहीं है। अगर समय रहते आप तैयारी शुरू कर देंगे तो 4 पेपर आपको देने हैं, ये चारों पेपर आपके इत्मीनान से क्लियर हो जाएंगे। अगर हम 1.5 महीने भी एक एक पेपर को देते हैं, या अगर हम 40-40 दिन में एक एक पेपर को दे देते हैं, तो हमारे पास कुल 150 से 160 दिनों में खत्म हो जाएगा। हमारे पास अभी बहुत इत्मीनान से अगर देखें तो 5 से 6 महीने हैं। कम से कम लास्ट का 1 मंथ आपको बचा के रखना, नहीं 1 महीने तो 20 दिन आपको बचा के रखने प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यूज के लिए। बहुत सारे बैचेस हम लोग एमसीक्यूज के लिए भी लेकर आते। अब सवाल ये है भैया कि ये आप सारी प्रिपरेशन करेंगे कैसे? ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये सब करना कैसे, सारी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। कुछ आपकी आदतों में भी ये प्रिपरेशन होनी चाहिए। मैं हमेशा जब भी प्रिपरेशन की बात करता हूं तो मैं जरूर कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको देने की कोशिश करता हूं, कुछ मंत्राज ऐसे देने की कोशिश करता हूं जिनसे आपका पेपर बहुत इजीली तैयार भी हो जाए और वो निकल भी जाए। देखिए ये कुछ मंत्राज हैं, ये सिर्फ आपके पेपर के लिए, मेरा कोई और भी मित्र देख रहा होगा तो ये सारे एग्जामिनेशन में आपके लिए काम करेगा। सबसे पहले भैया जो पेपर आप देने जा रहे हैं, आप उस एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखें, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने कितने क्वेश्चंस बनते हैं, हाफ मार्क्स के कौन से होते हैं, 1 मार्क्स के कौन से होंगे, माइनस मार्किंग होती कि नहीं होती। और दूसरा, आप इस सिलेबस पर ही पेपर देने वाले, इसलिए आपके पास सिलेबस आपके दिमाग में बिल्कुल याद होना चाहिए। और सिलेबस से भी ज्यादा जरूरी कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा की, तो आप अपना सबसे पहले तो सिलेबस देखें, क्या सिलेबस है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, आप वो देखें। इसके अलावा इस सिलेबस पर आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रेगुलर स्टडी करनी है। ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन हिस्सा है, क्योंकि मैंने आपसे पहले क्या कहा कि कई बार आपको समय नहीं मिल पाता है, हेक्टिक काम आपका है, पब्लिक डीलिंग आप लगातार कर रहे हैं, बैंक में लगातार, और बैंक का काम 100% कॉन्सेंट्रेशन का काम होता है। कॉन्सेंट्रेशन गया, अपनी जेब से कई बार नुकसान हो जाता है। तो उसके बाद आके फिर से मानसिक काम करना, ये थोड़ा कठिन काम है, लेकिन आपको रिदम अपनी बना के रखनी है, रेगुलरिटी बना के रखनी है, कंटिन्यूटी आपकी स्टडी में होनी चाहिए। हो सकता है किसी दिन कम समय मिले, आप नहीं 2 घंटा 3 घंटा पढ़ पाए, आधे घंटे ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई में अगर एक बार ब्रेक आ गया तो वो ब्रेक खिंचता है, लंबा होता है, और आपको पता है कि जहां कहीं भी ऐसे कोई ब्रेक पड़ते हैं और अगर ये खिंच गए तो आपका पुराना पढ़ा हुआ भी समाप्त हो जाता है और नए सिरे से शुरुआत करना मुश्किल होता है। क्लियर है? तो आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ें और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, सिलेबस से बाहर आपको कुछ नहीं करना है। और आपके आईआईबीएफ ने सिलेबस से बाहर कुछ पूछा भी नहीं, तो स्ट्रिक्ट रहें आप अपने सिलेबस पे, उस पर स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें और स्टिक बने रहें। क्या है दूसरा? रेगुलर रिवाइज करते रहे। रेगुलर रिवाइज करने का एक फायदा आपको तब दिखेगा जब आप एग्जामिनेशन के फेज में होंगे, लास्ट टाइम पर आपको सारी चीजें याद होंगी अगर आप रेगुलर रिवाइज करें। अब एक बार पढ़ लिया मॉड्यूल, एक बार पढ़ लिया, उसको हमने दोबारा रिवाइज नहीं किया, तो एग्जामिनेशन में जब आप दोबारा उस मॉड्यूल को देखने जाएंगे तो आपको बिल्कुल नया सा लगेगा। तो आपने पहले भी आईबीपीएस और बाकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की होगी, आपको ये तथ्य पता होगा। क्लियर है? रेगुलर रिवाइज करने से आपका परिश्रम बचेगा और आपको लंबे समय तक याद होगा, क्योंकि आपके मार्क्स, आपकी सफलता सब आपकी याददाश्त पर निर्भर है। जितना ज्यादा याद होगा उतना बेहतर आप करेंगे। तो यूनिट वाइज आपको करना है, कुल 45 यूनिट्स आपके टोटल पेपर में। मॉक टेस्ट आप लगातार दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट में ये कहूंगा कि तुरंत ही मत देना शुरू कर दीजिएगा, पहले थोड़ा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा तो मॉक टेस्ट देना शुरू करिएगा। आपके एग्जामिनेशन के अंत में आते आते 1-1.5 महीने पहले आपको मॉक टेस्ट की शुरुआत कर देनी, 40 दिन पहले आपका लगभग ये सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, आपको मॉक टेस्ट की शुरुआत करनी है। लेकिन मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट ही आपको ये बताता है कि आपकी तैयारी कितनी है।
क्या अभी सुधार की आवश्यकता है, क्या इसमें और किया जा सकता है। इससे समय रहते ही आपको मॉक टेस्ट की शुरुआत करना है, ताकि गलती अगर कोई है तो उसको सुधारने का मौका आपके पास हो, और अपने आप को आप एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग एनालाइज करते चलें कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, क्या सुधार की आवश्यकता है, मैं कहाँ पर बेहतर हूँ, क्या और पोर्शन बेहतर किया जा सकता है। और आप ये तभी कर पाएंगे जब आप लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो ये आपको फॉलो करना है अपने जीवन में किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। अब फिर वही सवाल कि सर ये सब तैयार कैसे होगा, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं लगातार आपसे इस माध्यम से, इस चैनल से, जेआईबी सीआईबी पीडब्ल्यू से मैं जुड़ा रहूंगा। मैंने आपसे कई बार कहा कि मैं आपसे वायदा करता हूं, आप सारी समस्या मुझे दीजिए, आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपका पेपर क्लियर करा दूंगा और बहुत अच्छे मार्क्स से मैं क्लियर कराऊंगा। आपके लिए महापैक शुरू कर दिया गया है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 27 रुपये यानी 2699 रुपये में है। महापैक का मतलब इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। यानी 2024 तक जितनी भी चीज़ें पीडब्ल्यू की तरफ से शुरू की जाएंगी, वो कोई नया बैच हो, वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो, या कोई मॉक टेस्ट हो, जो कुछ भी हमारी तरफ से आपके लिए शुरू होगा वो सब आपको इस मॉक टेस्ट पे मिलेगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा ये, आपको फिर अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं। ये और एक बड़ी अच्छी खबर आपके लिए है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो मार्केट में मटेरियल उपलब्ध है वो बहुत लेंदी है, बहुत बल्की मटेरियल है, कई सारी चीज़ें उसमें ऐसी हैं जिनका एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं। तो हमने आपके लिए क्रिस्प, बहुत कंसाइज्ड और बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक्स तैयार किया है। कंप्लीट ई बुक्स है और पिक्चराइजेशन के माध्यम से समझाया गया है, न्यूमेरिकल्स रखे गए हैं, केस स्टडी रखा गया, एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सब रखा गया और इंपॉर्टेंट रखा गया है, बहुत क्रिस्प रखा गया, बहुत कंसाइज्ड है ये। आप इस ई बुक से ही अपने पूरे पेपर को क्लियर कर सकते हैं, ये मेरा वायदा। और सारे सब्जेक्ट में आपको ई बुक्स उपलब्ध हैं। आप इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, आप आरबीडब्ल्यूएम की बात करेंगे, पीपीबी की बात करेंगे, एफएम की बात करेंगे, सारे ही सब्जेक्ट में, चार के चारों सब्जेक्ट में आपके लिए ई बुक है उपलब्ध है। आप इसको अलग से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप महापैक परचेज कर रहे हैं तो आपको इसी अमाउंट में ई बुक का भी एक्सेस मिल जाता है, कुछ अलग से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम आपके साथ लगातार बने हुए, मैं आपसे फिर से कहूंगा, समय की समस्या आपके साथ रहती है, कॉन्फिडेंट रहिए, पेपर आराम से निकल जाएगा। पीडब्ल्यू का इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, बहुत बेहतर रहा है, आप जाएं उसे चेक कर सकते हैं। और मैं फिर से आपसे कहूंगा कि समय रहते तैयारी करिए। पर्याप्त समय पर अगर आप तैयारी शुरू कर देंगे तो आपके पास चूंकि समय की समस्या रहती है, आप बैंक भी जाते हैं, काम करते हैं, मानसिक काम करते हैं, कठिन काम करते हैं, उसके बाद पढ़ना मुश्किल काम है। इसलिए अगर आप समय रहते प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो सब एक साथ आपको करना पड़ जाएगा और आपकी सफलता पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। इससे सब सही हो, बहुत समय रहते प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए, सफिशिएंट टाइम है, सारे पेपर को आप बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे। और पीडब्ल्यू से लगातार जुड़े लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं सारी चीज़ें आपको यूनिट वाइज प्रॉपर वैसे ही पढ़ाता हूं, वैसे ही आपसे बातचीत करता हूं जैसे एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं, ये आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, क्यूआर कोड दिख रहा है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप जाएं और आशीष सर फिजिक्स वाला आप टाइप करेंगे, आपको मेरी वहां पर मुलाकात हो जाएगी। आप अपने सवाल रख सकते हैं, कोई संदेह आपके मन में है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या तरीका हो सकता है, कुछ और अगर आप पूछना चाहते हैं एग्जामिनेशन के विषय में, तो मैं आपको वहां पर उपलब्ध मिलूंगा, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, पर्याप्त समय हमारे पास है। टारगेट है 2024 का सारे पेपर क्लियर करने हैं और कम से कम 60 मार्क्स के साथ सारे पेपर वन गो में क्लियर करना है, बहुत ईजिली हो जाएगा। और फिर मिलते हैं एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल पर भी, और आप महापैक में भी मुझसे मुलाकात करते रहेंगे, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में मैं आपसे जुड़ता रहूंगा लगातार। क्लियर है? तब तक के लिए आप प्रिपरेशन शुरू करिए और मेरी तरफ से, पीडब्ल्यू की तरफ से आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अभी से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।